Good morning, Sarvodaya Namaskar, dear teacher. This is Mahesh here, and in today's video, I'm going to teach the student of Standard 8. Very sorry. I'm going to teach the student of Standard 7. Standard 7. Okay. From the literature book. और कोर्स बुक, आपके कोर्स बुक और आपके लिटरेचर बुक से इंग्लिश का लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है आपके इंग्लिश लिटरेचर बुक के यूनिट 3 में आपको ये पढ़ना है द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। और उस यूनिट 3 के सेक्शन 1 में इसके 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जिसमें सेक्शन 1 पढ़ना है आपको फॉर अ वाइल मिसअंडरस्टूड हिम बाय जयंत नार्लिकर। ये जो लेसन है ये जयंत साहब के द्वारा लिखा गया है। इसके पहले जो लेसन है यूनिट 1 की बात कर ले, यूनिट 1 में 3 लेसन थे। यूनिट 2 की बात कर ले, यूनिट 2 में भी 3 लेसन थे। वो ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है बाय ऑडियो क्लास और बाय पीडीएफ। इवन यू हैव बीन सेंड द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द रिलेटेड लेसन, बट इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू यूनिट 3 section 1 for a while misunderstood him that has been written by Jayant Saab. Be focused, listen to me carefully. I am going to teach you line by line narration. Okay? Be attentive. The importance of science की बात कर ले my dear, तो यहाँ लिखा है science is a beautiful gift to humanity. This line is actually written by Dr. APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब ने कहा था कि ये जो साइंस है, साइंस विंग है, ये ह्यूमैनिटी के लिए, इंसान के लिए एक भगवान के द्वारा बहुत बड़ा गिफ्ट है, जिसको हमें संजो कर रखना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आते हैं इसके लेसन के अंदर। जो सेक्शन 1 है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली लेसन है। ओके, इसमें पढ़ना है आपको फॉर अ वाइल अंडरस्टूड हिम। चलते हैं लाइन बाय लाइन एरिया। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्लीज। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम द ईयर 1963। collegian from King's College, Cambridge casually mentioned, do you know Stephen Hawking? Doctors recently told him that he just about 2 years to live. I was shocked to hear this. अब इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ये जो स्टोरी है ये 1963 में क्रिएट किया गया था। 1963 में क्रिएट किया गया था बाय अ कॉलेज स्टूडेंट दैट फ्रॉम द किंग्स कॉलेज एट कैम्ब्रिज इन इंग्लैंड या लंदन कह सकते हैं। लंदन में कैम्ब्रिज नामक एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज में एक स्टूडेंट के द्वारा ये लेसन लिखा गया। डू यू नो स्टीफन हॉकिंग्स? वहाँ पे कॉलेज में एक लेक्चरर के द्वारा क्वेश्चन किया गया उस स्टूडेंट से, उस बच्चे से, कि क्या तुम स्टीफन हॉकिंग्स को जानते हैं? स्टीफन हॉकिंग्स को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है उनको। ही वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन हिज टाइम। अपने समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। ये जो आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ही इज द स्टीफन हॉकिंग्स, जो पैरालाइज हो गए थे, उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। बस वो मुंडी हिला सकते थे, हिला भी नहीं सकते थे शायद, बस आदमी के बात को सुन पाते थे और कुछ बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी वो एक महान वैज्ञानिक थे अपने समय। इन्हीं के बारे में जानेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं द डॉक्टर, जब डॉक्टर ने उससे क्वेश्चन किया तब डॉक्टर ने फिर से क्या, डॉक्टर रिसेंटली टोल्ड हिम दैट ही जस्ट अबाउट 2 years to live. I was shocked to hear this. Just about 2 years earlier, I had met with when both of us were walking at the Royal Observatory, Greenwich, during summer vacation. वो कह रहे हैं कि मैं हॉकिंग्स को जानता हूँ बस 2 साल से, जब हम ग्रीन पार्क में, ये जो हमारा ग्रीनविच जगह है जहाँ समर वेकेशन के टाइम में वो उनसे मिले थे 2 साल पहले। In summer, summers in England used to be enjoyable, a time to relax and have fun.
As a student, we began given very little work at Greenwich, and we were put up an incident from fort that had a lot of greenery and facilities for tennis. अब बताया जा रहा है कि जो इंग्लैंड का जो सीज़न होता है समर सीजन में, एक्चुअली समर सीजन बहुत इंजॉयबल होती है। जब वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है तो इंजॉय लोग करते हैं, बिकॉज वहाँ ज़्यादा हॉट नहीं होता, हॉटनेस होती नहीं है, तो एक बहुत सुहावना सा मौसम क्रिएट होता है उस समय में, और इसलिए उस मौसम को वहाँ के लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और उसके आगे बताते हैं कि ये जो टाइम है बहुत मज़ा करने का है, रिलैक्स करने का है। एज अ स्टूडेंट, नॉट अ पेरेंट्स, नॉट अ फार्मर, नॉट अ टीचर, बट एज अ स्टूडेंट लोग वहाँ उस मौसम को बहुत इंजॉय करते हैं। अब बताया जा रहा है कि एट अ ग्रीनविच, मतलब ग्रीनविच एक पार्क है जहाँ की बात घटना बताया जा रहा है कि जब हम लोग वहाँ थे एज ए स्टूडेंट, तो वहाँ एक घटना घटी, एक दुर्घटना घटी, जिसमें उस दुर्घटना में बताया था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी ऑल अबाउट देयर, मतलब वहाँ चारों तरफ हरी भरी माहौल थी, जिधर देखो हरा भरा माहौल था, और उसी हरे भरे माहौल में एक टेनिस ग्राउंड था जहाँ लोग टेनिस खेला करते थे। Even table tennis and billiards game in which Stephen also took part like any other student. अब उस पार्क में टेनिस हुआ करता था, टेबल टेनिस हुआ था, बिलियर्ड्स भी होता था, और इस तरह से गेम में स्टीफन हॉकिंग्स भी पार्टिसिपेट किया करते थे, इनमें वो खेला करते थे ये सारा गेम। कौन? स्टीफन हॉकिंग्स, जिसके फिगर हमने आपको दिखाया था, जो अपने समय के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। नाउ ही इज़ नॉट एमंग अस, वो अभी मर चुके हैं, वो हमारे बीच अब नहीं रहे। Nobody ever thought at that time that Stephen had any physical disability. His speech was a little unclear, but since the England elite would speak in a similar fashion, I did not find any amiss. अब बताया जा रहा है कि उस समय जब स्टीफन साहब खेला करते थे अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो कोई भी उनमें डिसएबिलिटी नहीं थी। लोगों को ये विश्वास नहीं था कि एक समय स्टीफन के साथ इतनी बड़ी डिसएबिलिटी हो जाएगी, लेकिन कभी कभी बताया जा रहा है कि स्टीफन साहब बोलने में थोड़ा लड़खड़ा जाते थे, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग अमेज, मतलब जो राइटर साहब हैं ये जयंत नार्किलर, उन्होंने कभी भी स्टीफन हॉकिंग्स में कोई भी नेगेटिविटी नहीं देखी, कोई भी नेगेटिविटी नहीं देखी। दैट इज वाई I would think he acquired his ascent at a big public school. There used to be a misunderstanding. I mean, feel that those who spoke with an accent considered themselves special. And I had a similar misunderstanding about Stephen, but not just me. Even some of my English friends had the same perceptions. He told ourselves that this is how these Oxford students were. अब ये जो जयंत साहब है वो स्टीफन हॉकिंग्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग्स थे उनको लोग समझ नहीं पाते थे, उनको समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को हुआ करती थी कि किस तरह का स्टूडेंट एक्चुअली में स्टीफन साहब हैं, और इसी बात को लेकर स्टीफन के लिए हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी। दैट इज वाई उनके जो एवरी इंग्लिश फ्रेंड थे उनके पास एक क्वेश्चन हुआ करता था, और वो हमेशा उससे पूछा करते थे। वी टोल्ड आवरसेल्फ दैट इज हाउ दीज ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स वेयर। वो हमेशा सोचा करते थे कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो कैसे हैं, राइट। चलते हैं इसके तीसरे पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि व्हेन स्टीफन रिसीव्ड हिज डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन 1962 एंड केम टू कैम्ब्रिज टू परस्यू अ डॉक्टरेट। अब बताया रहा है कि जब स्टीफन साहब अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1962 में डिग्री प्राप्त कर ली, और डिग्री प्राप्त करने के बाद जब वो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तब क्या होती है, वी वुड मीट एवरी डे। तब राइटर उससे रोज मिला करते थे, किससे? स्टीफन साहब से मिला करते थे कि दे रीड इन द सेम यूनिवर्सिटी लाइक कैम्ब्रिज। ओके, हिज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग रिमेन्ड unchanged. When he spoke, some word would slip away, and none of us knew that this was probably the first symptom of the disability that was slowly including him. अब बताया जा रहा है कि जब ये जयंत साहब स्टीफन साहब से मिलते थे अपने दोस्तों के साथ,
जब बातें होती थी उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ करता था तो स्टीफन साहब बोलते बोलते उनकी जुबान स्लिप कर जाती थी, वो लड़खड़ा जाते थे बोलने में, तुतला जाते थे बोलने में। लेकिन लोग इस बात को समझते थे कि ये तो कॉमन सी कभी कभी किसी बच्चे में होता है, ये लड़खड़ाने तुतलाने वाली बात, तो ये कॉमन बात है, ये बहुत बड़ा डिजीज नहीं है। उनको नहीं पता था ये बात, लेकिन बाद में यही छोटा सा प्रॉब्लम एक बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। धीरे धीरे बताया जा रहा है कि उनमें ये बीमारी बढ़ने लगी, जो तुतलाने वाली जो बीमारी थी वो धीरे धीरे उनमें बढ़ने लगी। किन में? स्टीफन साहब में। दैट इज वाई व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ फ्रॉम माई कॉलेज आई वॉज डीपली शॉक्ड। अब बताया जा रहा है कि जैन साहब जब अपने कॉलेज में थे तब जब उन्होंने सुने कि स्टीफन साहब की जो बोलने की कैपेसिटी है वो थोड़ा वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है, तो इस न्यूज़ को सुनने के बाद फिर जैन साहब बहुत शॉक्ड हो गए। ओके, शॉक्ड हो गए तब क्या होता है? लेटर आई गॉट नो दैट ही हैड एमोस्ट्रोफी लेटरल सेलेक्सिस और neuromuscular wasting disease, also known as Lou Gehrig disease. Over time, the disease reduced his bodily control to the flexing of a finger and voluntary eyes movement. Rapid change in his physical condition were visible after the joined Cambridge. अब बता रहा है कि ज्वाइन कॉम्ब्रिज नामक यूनिवर्सिटी को जब स्टीफन साहब ने ज्वाइन किया था, ही वॉज वेरी गुड एट दैट टाइम, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया माय डियर, उनमें जो बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो बढ़ने लगी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें मतलब लचीलापन, उनके बॉडी में जान नहीं रहने लगा, वो हिलने लगा ऐसे ऐसे हिलने लगा, उनकी बॉडी में जान नहीं रहने लगा, और धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ने लगी जिसको हम लोग पैरालाइज के नाम से जानते हैं, पैरालिसिस या लकवा के नाम से जानते हैं, बात समझ रहे हैं, या पोलियो के नाम से जानते हैं। इस तरह की उनकी बीमारी बढ़ने लगी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद। Then after, when he would at the time struggle while walking, but Stephen completed the PhD thesis and started further research. He did not require much help from his guide. अब बताया जा रहा है कि उस कंडीशन में भी जब उनकी तबीयत खराब हो गई, उनकी बॉडी लैंग्वेज खराब हो गई, उस कंडीशन में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और then after he got his doctorate, उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने के बाद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो साइंस के फील्ड में रिसर्च करने लगे बिना किसी गाइडेंस के। उनको कोई भी गाइड करने वाला नहीं था, फिर भी उन्होंने साइंस के फील्ड में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। कब? जब उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिल गई, जब उन्होंने पीएचडी कर ली तब। अब बताइए कि ड्यूरिंग 1966 टू 1967, मतलब 1966 से लेकर 1967 के बीच स्टीफन क्या किए? स्टीफन सॉल्व अ डिफिकल्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस दौरान उन्होंने स्टीफन साहब ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसको आइंस्टाइन साहब ने क्रिएट किया। आपको याद होगा, अगर कहीं पढ़े होंगे, आइंस्टाइन साहब ने E=mc² फॉर्मूला की रचना की थी, जिसमें उन्होंने कि सूर्य की किरणें और समय का ज्ञान, तो पता नहीं, ये साइंस वाले टीचर आपको अच्छे से बताएंगे, आई डोंट हैव टू रिमेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। उसी इक्वेशन को उन्होंने चैलेंज किया और उस पर काम किया। इन्होंने स्टीफन साहब ने उनके थियोरी को, इसको उनकी थियोरी सही है या गलत है, उन पर उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। देन आफ्टर दिस वाज द टाइम व्हेन हिज इलनेस स्नैच्ड अवे हिज एबिलिटी टू यूज हिज हैंड ऑफ राइटिंग, सो ही स्टार्टेड डूइंग कैलकुलेशन इन हिज माइंड इंस्टेड। अब बताया जाए कि जैसे जैसे उनका एज बढ़ा तो वैसे वैसे उनकी जो पैरालाइज की बीमारी थी वो बढ़ने लगी थी। मतलब अब वो अपने हाथ से कुछ लिख भी नहीं पाते थे, अपने हाथ में पेन भी नहीं पकड़ पाते थे, बिल्कुल लूज हो गई थी हाथ। तब वो क्या करते थे, तभी वो हार नहीं माने, अब पेन के लिखने के बजाय वो अपने दिमाग से कैलकुलेशन करने लगे। दिमाग से क्या करने लगे? किसी बात का कैलकुलेशन करने लगे। तब क्या होती है? His colleagues would listen to his unclear speech and note down the equation Stephen dictated. It wasn't surprising that every equation was perfect. जब स्टीफन साहब ने उस इक्वेशन पे जो आइंस्टाइन साहब ने
डिस्कवर किया था, उस पर जब काम की तो एट लास्ट पता चला लोगों को कि ये जो इक्वेशन है वो एकदम परफेक्ट है, देयर इज नो एनी रॉन्ग इन द इक्वेशन दैट हैज अराइज बाय whom? Einstein. Thereafter, through his body failed him, Stephen used his brain and successfully continued his research between 1969 to and 1973. अब बताया जा रहा है कि जब उनका बॉडी पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया, उनका बॉडी पूरी तरह से जब काम करना बंद कर दिया, तब उन्होंने अपने माइंड से क्या किया, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया और अपने दिमाग का बहुत सफलतापूर्वक यूज़ किया। अपने दिमाग का उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक यूज़ किया और बताया जा रहा है कि अपने रिसर्च में वो लगातार बने रहे और 1969 से लेकर 1973 तक वो लगातार थ्योरी पे काम करते रहे। ब्लैक होल पे, जो ब्लैक होल का नाम सुना है आपने ब्रह्मांड में, उस ब्लैक होल पे काम करने लगे एंड एट लास्ट इन 1974 he discovered that black holes could not emit radiation which was a surprising find. तब उन्होंने जब इस पे लगातार रिसर्च करते रहे तो 1974 में बताया गया कि उनको सफलता मिली कि जो ब्लैक होल है इस दुनिया में, ब्रह्मांड में, वो हमारे पृथ्वी को कोई रेडिएशन नहीं पहुंचा सकता। रेडिएशन मतलब सूर्य से निकलने वाले किरण, तो वो रेडिएशन को रोक नहीं पाएगा। और ये जब सफलता जब मिली तब लोगों ने उनके ऊपर सरप्राइज दिखाई एंड देन विच वाज अ वेरी सरप्राइजिंग फाइंड ऑफ द हॉकिंग साहब, दिस वाज देन कॉल्ड द हॉकिंग्स इफेक्ट। जब उन्होंने इस बात की खोज की जो ब्लैक होल है वो हमारे रेडिएशन को नहीं बिगाड़ सकता, लोगों को जब इस बात की पता चली, सारी दुनिया के साइंटिस्ट को जब इस बात का पता चला, तब उस इफेक्ट को लोग हॉकिंग्स इफेक्ट के नाम से पुकारने लगे। उस इफेक्ट को, ब्लैक होल वाले इफेक्ट को लोग, सारी दुनिया को लोग हॉकिंग इफेक्ट के नाम से जानने लगे। देन स्टीफन सक्सेस वाज पावर्ड एज मच बाय हिज डिटरमिनेशन एज हिज फर्स्ट वाइफ। अब बताया जा रहा है कि स्टीफन का जो सक्सेस था वो बहुत पावरफुल था। स्टीफन हॉकिंग्स की जो सक्सेस थी वो बहुत पावरफुल थी। क्यों थी? क्योंकि उनके राइटर के अनुसार बताते हैं कि हॉकिंग्स साहब की जो पावर था, जो सेल्फ डिटरमिनेशन थी, वो सेल्फ डिटरमिनेशन उनकी पहली पत्नी थी। पत्नी मतलब बोले तो लोग अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, है ना, और उनका स्टीफन साहब का रिसर्च ही उनकी पत्नी थी और इसीलिए रिसर्च में वो लगातार काम करते रहे एंड देन आफ्टर ही वुड बी सक्सेस इन हिज लाइफ। सो हु गेव हिम इमेंस सपोर्ट। अब बताया जा रहा है कि हॉकिंग साहब को इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने में उनको कौन सपोर्ट करता है? तो बताया जा रहा था कि 1964 to 1965 Stephen became friends with Jane Wilde and later they got married. Wasn't her decision to accept Stephen's disability and marry him an equally courageous one. They have two healthy children, a daughter and a son. अब बताया जा रहा है कि 1964 से 1965 के बीच स्टीफन साहब के जो फ्रेंड थे जिनका नाम था जेन वाइल्डी, एंड बाद में जेन वाइल्डी के साथ स्टीफन साहब ने शादी कर ली। जो उनका फ्रेंड था जेन वाइल्डी, उनके साथ 1964 में उन्होंने शादी कर ली। इन्होंने स्टीफन साहब ने शादी कर ली, लेकिन शादी करने के बाद जो उनकी बॉडी में जो डिसेबिलिटी थी उसको ध्यान में रखते हुए उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। दे हैव 2 healthy children, a daughter and a son. When he lost his speech, Stephen started using a voice processor. अब बताया जा रहा है कि आफ्टर द मैरिज जब उनके 2 बच्चे हुए तब उनकी बॉडी की जो बीमारी थी, लकवा वाला जो प्रॉब्लम था, वो पूरे बॉडी में फैल गया। अब वो बोल भी नहीं पाते थे, अब उनकी टंग भी नहीं चलती थी, बोल भी नहीं पाते थे। तब वो क्या करते थे, अपने वॉइस की जगह वॉइस प्रोसेसर का यूज़ करते थे। वॉइस प्रोसेसर समझते हैं? इशारा करके अपना काम करते थे या लोगों को बताते थे। Then after during this time he wrote a brief history of time. He proved wrong the doctor who had said that he had only 2 years to live. अब बताया जा रहा है
कि उसके बाद इस हॉकिंग साहब ने एक बुक की रचना की, सिर्फ अपने लिए खुद एक स्टोरी लिखा और उस स्टोरी का नाम दिया क्या चीज, क्या नाम दिया, ए ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की रचना की। और उस रचना में उन्होंने बताया था कि जो डॉक्टर उनको बताया था कि आपकी जीवन बस 2 साल की बची थी। जब उनको पैरालाइज हुई थी तब डॉक्टर से मिले थे, तो डॉक्टर ने उनको बताया था कि अब बस 2 ही साल तक जीवित रह सकते हैं। उस बात को गलत ठहरा दिया स्टीफन साहब ने, और उसी बुक में उन्होंने लिखी थी, ही प्रूव्ड रॉन्ग द डॉक्टर हु हैड सेड दैट ही हैड ओनली 2 years to live, बस 2 साल जीवित रहेंगे, इस बात को उन्होंने गलत साबित कर दिया। देन अंडर स्टैंडर्ड बाय हिज डिसेबिलिटी स्टीफन मेड पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन इन द फंडामेंटल साइंस। अब डॉक्टर को झूठा साबित करने के बाद उन्होंने साइंस के फील्ड में इतनी मेहनत की, इतनी तरक्की हासिल की कि बताया जा रहा है कि उन्होंने साइंस के फंडामेंटल स्पेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया। ही शोड हिज डिसेबिलिटी नेवर in the way and continue to contribute to science until his brain was functional। अब बताया जा रहा है कि उनमें इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद भी वो साइंस के फील्ड में लगातार काम करते रहे, लगातार अपना योगदान देते रहे। उनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आया कि मैं डिसेबल व्यक्ति हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। इस बात को झुठलाते हुए भी वो साइंस के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान देकर चल रहे। दैट इज उसके बाद बताया जाए कि स्टीफन हॉकिंग्स पास्ड अवे ऑन 14 मार्च 2018। 2018 में 14 मार्च को स्टीफन साहब का देहांत हो गया, राइट। अब उसके बाद माय डियर ये लेसन फिनिश होता है, उसके आगे क्वेश्चन आंसर है। इसके नेक्स्ट क्लास में जब आपको ये वीडियो सेंड किया जाएगा, इसके नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर दे दिया जाएगा। देन आफ्टर यू हैव टू कंप्लीट इट योर कॉपी एंड इवन यू हैव टू लर्न बिकॉज देयर इज एन एग्जामिनेशन फ्रॉम 13 ऑफ August to, okay, be ready for the examination, be prepared. Thank you, goodbye, मिलेंगे अगले क्लास में।